हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू educator.avinash। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी की 12th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जो कि है इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। देखिए, हमने चैप्टर 1 की जो हमारी डिस्कशन थी उसमें डिस्कस किया था जो लीडर्स थे उनके सामने जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 3 मेन चैलेंजेस थे, जिसमें फर्स्ट क्या था, नेशन बिल्डिंग, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था, वो किस हिसाब से वर्क किया। उसके बाद सेकंड जो था ना, वो क्या था, डेमोक्रेसी, जो कि हम अपनी इस चैप्टर की डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे। अब उस डेमोक्रेसी में क्या क्या होगा, डेमोक्रेसी इन द सेंस एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। तो ये एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी में जो लीडर्स थे उनको क्या क्या चैलेंजेस आए और इवन जो डेमोक्रेसी थी वो किस हिसाब से वर्क करी। क्योंकि आप देखिए चैप्टर का नाम क्या है, इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, और हमें पता है डेमोक्रेसी में ऐसा तो होता नहीं कि एक ही पार्टी होती है, डेमोक्रेसी में तो बहुत सारी पार्टीज होती हैं। तो इंडिया के केस में जो एक पार्टी थी जो कि कांग्रेस थी, उसने किस हिसाब से जो डेमोक्रेसी है उसके बावजूद भी एक पार्टी ने ही डोमिनेट किया इंडिया के केस में, और फिर बाद में उस पार्टी की डोमिनेंस एंड होते होते किस हिसाब से मल्टीपल जो पार्टीज थी वो इमर्ज हुई। तो वो सब चीज़ें हम अपने इस चैप्टर में उसका एक ग्लिम्स लेंगे, ऑल्दो वो सारा अच्छे से हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे। इसमें हमारा मेन कंसंट्रेशन रहेगा अराउंड डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी किस हिसाब से इस्टेब्लिश की। तो चलिए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। देखिए, हमें पता है डेमोक्रेसी होता क्या है। डेमोक्रेसी मतलब रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑन द पीपल। ठीक है, तो क्या रहेगा, डेमोक्रेसी में जो लोग हैं, मतलब पीपल हैं, वोटर्स हैं, उनकी जो विल होती है वो हमेशा प्रिवेल करती है। तो इंडिया के केस में जो हमारे लीडर्स थे उन्हें ये पक्का पता था कि हाँ, हम इंडिया के केस में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे, इंडिया डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, जिसमें कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दैट मीन्स पार्लियामेंट जो होगी वो सुप्रीम होगी इंडिया के केस में। तो उसका क्या कारण था, और फ्रीडम स्ट्रगल वॉज डीपली कमिटेड टू आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि देखिए, हमने फ्रीडम स्ट्रगल लड़ी थी, मतलब हमने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल लड़ी थी, तो इसलिए हमें पता था कि डेमोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो अथॉरिटी जिनके हाथ में रहती है वो ऑटोक्रेट बन जाते हैं और फिर लोगों की जो विल है ना उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते। दे वर कॉन्शियस of critical role of politics in any democracy, but they did not see politics as problem but an idea to solve problem। देखिए, ठीक है, वही हमने लास्ट अपनी वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जो प्रॉब्लम रहती है ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो क्या रहती है, कंपटीशन, पॉलिटिकल कंपटीशन। कि पॉलिटिकल कंपटीशन के कारण हो सकता है प्रॉब्लम्स अराइज हो, पर जो लीडर्स थे वो जानते थे कि इंडिया के केस में पॉलिटिक्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जो पॉलिटिक्स है, जो डेमोक्रेसी है, वो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने का एक तरीका बन के आएगी। इसी वजह से वो ऐसा बोलते थे कि हाँ, हम इंडिया के केस में डेमोक्रेसी ही इस्टेब्लिश करेंगे। अब देखिए, हमें पता है डेमोक्रेसी के लिए फ्री और फेयर इलेक्शन होना ज़रूरी है। देखिए, डेमोक्रेसी के लिए क्या है, हमने क्या बात करी कि जिसमें लोग जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें चुनते हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या होगा, सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तभी तो जाके आप उनके लिए वोट कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको वोटर्स चाहिए, और जो ये वोटर्स हैं वो क्या करेंगे, इलेक्शन करेंगे कि उन्हें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना है। और सबसे उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डेमोक्रेसी को दिखाती है वो क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मतलब इलेक्शन होना तो ठीक है मगर वो फेयरली होने चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना लाजमी है। To conduct election commission of India was set up in Jan 1950 with Sukumar Sen as first chief election commissioner। एक ही, अब देखिए, इलेक्शन होना तो ज़रूरी था, अब इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, कोई इंस्टीट्यूट चाहिए जो वो इलेक्शंस को अच्छे से रेगुलेट भी करे और वो इलेक्शन अच्छे से कंडक्ट भी करवाए। तो उसके लिए क्या था, इंडिया के केस में इलेक्शन कमीशन फॉर्म किया गया, और जो कि कब किया गया, जनवरी 1950 विद सुकुमार सेन एज फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अब आपने इंस्टीट्यूट बना दिया। अब उस इंस्टीट्यूट की वर्किंग में उसे क्या चाहिए, सबसे पहले तो डिलिमिटेशन ऑफ बाउंड्रीज, फिर इलेक्टोरल रोल। अब देखिए कैसे इलेक्शंस होते हैं, जैसे ये टेरिटरी है उसे आप डिवाइड करते हो,
क्योंकि आप पूरी टेरिटरी का एक तो नहीं इलेक्शन कर रहे ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरी टेरिटरी को डिवाइड करते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ठीक है। तो ये पहले तो ये डिवीजन होना, जिसे कि डिलिमिटेशन ऑफ बाउंड्रीज बोलते हैं, वो लिमिटेशन या फिर वो डिवीजन होना ज़रूरी है। डिवीजन करने के बाद उस डिवीजन में, जैसे ये जो एरिया है, उस एरिया में जो लोग हैं, मतलब उसमें कौन से वो इंसान हैं, वो एडल्ट्स हैं जो वोट करेंगे, उनकी लिस्ट बननी ज़रूरी है, तभी तो वो उस हिसाब से अरेंजमेंट कर सकेंगे। तो वो जो लिस्ट है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल रोल। तो सबसे पहले क्या चाहिए, डिलिमिटेशन, और फिर उसके बाद इलेक्टोरल रोल। ये दो सबसे प्राइम जो इलेक्शन की रिक्वायरमेंट्स है वो रहती हैं। तो क्या हुआ, जो हमारी इलेक्शन कमीशन थी उसने इस पे काम करना शुरू किया। तो जब इलेक्टोरल रोल की बात हुई ना, तो इलेक्टोरल रोल में क्या रहा, जब नाम लोगों के इंक्लूड किए जा रहे थे उस रोल में, तो ऐसा देखा गया नेम ऑफ नियरली 40 लाख वुमेन वर नॉट रिकॉर्डेड। उनको सीधा उनके नाम नहीं लिखे गए, बस ऐसा लिख दिया गया कि हाँ उसकी वाइफ, उसकी डॉटर। मतलब क्योंकि क्या रहता था, देखिए वो तो आज भी हम लोग, आपको पता ही है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो मेन की हमेशा डोमिनेशन रहती है। और अब क्या है, अब इवन वुमेन थोड़ी इवॉल्व हो गई हैं, थोड़ी एजुकेशन मिल गई है, तो इसलिए उनकी अपनी कुछ आइडेंटिटी बन चुकी है। पर पहले तो ऐसा नहीं रहता था। तो पहले तो बिल्कुल ही लेडीज़ को इस हिसाब से देखा जाता था कि जैसे वो किसी की प्रॉपर्टी है, पहले वो मतलब अपने पापा की प्रॉपर्टी है इसलिए डॉटर ऑफ, और फिर बाद में अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी है इसलिए वाइफ ऑफ। और ऐसा ही देखा गया कि जब इलेक्टोरल रोल में भी उनका नाम एडमिट करना था तो उसमें भी उनका नाम इसी हिसाब से दिखा दिया। मगर ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन कमीशन इस नाम को ऐसा मान लेगा, तो उन्होंने इसको पहले रिजेक्ट किया, दोबारा से फिर उनके नाम इंक्लूड किए गए। तो अपने आप में ये दिखाता है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन कितनी मुश्किल एक्सरसाइज थी। और इवन ऐसा देखा गया कि इतने लार्ज स्केल पे कोई भी तब इलेक्शन हुआ ही नहीं था वर्ल्ड वाइड। क्वांटिटी भी एक इशू था कि इतनी ज़्यादा लार्ज स्केल पे इलेक्शन नहीं हेल्ड हुआ था। और दूसरा जो एक चैलेंज था वो क्या था कि सिर्फ 15% जो एलिजिबल वोटर्स थे वो लिटरेट थे, बाकी सारे इलिटरेट थे। तो आप देखिए, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि उनके अंदर कुछ कम इंटेलेक्चुअल पावर होती है, पर जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें वो प्रोसेस समझाना, उन्हें बताना कि वो किस हिसाब से वर्क कर रहा है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इवन आप कैसे अपना वोट कास्ट करोगे, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए क्या करा इलेक्शन कमीशन ने, इवन 3 लाख जो ऑफिसर्स थे उन्हें ट्रेन किया कि आप इन्हें बताओ, मतलब जो भी लोग हैं उन्हें समझाओ किस हिसाब से उन्हें वोट करना है। जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन पुअर एंड इलिटरेट कंट्री। एक ही ठीक है, डेमोक्रेसी पहले भी एग्जिस्ट करती थी, ऐसा नहीं है कि इंडिया फर्स्ट डेमोक्रेसी था, मगर वो कहाँ एग्जिस्ट करती थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी या जो रिलेटिवली ज़्यादा लिटरेट थी, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप वगैरह। मगर इंडिया जो कि एक मतलब हमने पहली बात करी थी ना कि वो जो इंडिया था, इंडिया के केस में पॉवर्टी थोड़ी ज़्यादा थी और इलिटरेसी तो बहुत ही थी। तो उस सिनेरियो में इलेक्शन हेल्ड होना अपने आप में दिखाता है, अगर सपोज वो इलेक्शन सक्सेसफुली हेल्ड होता है तो ये अपने आप में दिखाएगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ डेमोक्रेसी आप जो ज़्यादा डिवेल्प या ज़्यादा इवॉल्व सोसाइटीज़ है उन्हीं में कर सकते हो, एस्टेब्लिश वो कहीं भी हो सकती है। इवन देयर इन मैनी कंट्रीज वुमेन, हाँ, और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इवन इन कंट्रीज़ में भी ऐसा देखा जाता था, ऐसी कंट्रीज़ थी जहाँ में जो कि जिनकी हम बात करें जो ज़्यादा इवॉल्व कंट्रीज़ थी उनमें भी जो वुमेन्स थी ना उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे काफ़ी कंट्रीज़ में। पर जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के केस में जब हम वोटिंग कर रहे हैं, जबकि हम पुअर भी थे, हम इलिटरेट भी थे, तब भी हमने क्या करा था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दी थी। ये ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं को ही हम सिर्फ वोटिंग का राइट देंगे, सभी जो एडल्ट्स हैं सभी के पास वोटिंग का राइट था। तो ये अपने आप में बहुत कंस्ट्रक्टिव स्टेप था। और फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जांपल दिया जाता है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन किस हिसाब से हेल्ड हुआ था। जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था उसमें क्या था, बॉक्स रख दिया गया एक हर कैंडिडेट के लिए, उसमें उसका नाम और इलेक्शन सिंबल लिखा हुआ था, अंदर भी और बाहर भी, ठीक है। और जो वोटर था वो क्या करना था, उसे ब्लैंक बैलेट पेपर दिया जिससे कि उसे जिसको वोट करना है उस बंदे के या उस कैंडिडेट के जो बॉक्स है उसमें वो ब्लैंक जो पेपर था वो डाल देता था। तो आप एक बात समझ लीजिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैलेट पेपर से मतलब हम बोलें कि वो
इलेक्शन हो रहा है, आफ्टर फर्स्ट 2 इलेक्शन वी स्विच टू बैलेट पेपर। उसमें क्या रहता था कि वो पेपर था, उस पर नाम लिखा रहता था कैंडिडेट का। जैसे ये पेपर है, इसमें नाम लिखा होता है कैंडिडेट का। आप जैसे सपोज कीजिए एक कैंडिडेट है, इसको आपने वोट करना है, तो इसके सामने स्टैंप लगा दीजिए और इसे फोल्ड करके बॉक्स में डाल दीजिए। अलग अलग बॉक्स नहीं होते, एक ही बॉक्स होता है, उस बॉक्स में डाल दीजिए कि हाँ मैंने इस बंदे को वोट करना है, उसके सामने मोहर लगाई और उसको डाल दिया उस बॉक्स में, तो वो आपका बैलेट पेपर से हो गया। और ईवीएम से तो हम सबको पता ही है कि ऐसे ईवीएम की मशीन होती है, उस पर नाम लिखे होते हैं और जिसको भी आपने वोट करना होता है यहाँ पे वो स्विच होता है, आप सिर्फ वो स्विच को प्रेस कर दीजिए और वो वोट आपका कास्ट हो जाता है। तो वही यहाँ लिखा है आफ्टर फर्स्ट 2 इलेक्शन वी स्विच टू बैलेट पेपर, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। और जो फर्स्ट 2 इलेक्शन थी उसमें कैसे हुआ था कि सिंपल पेपर दिया, ब्लैंक बैलेट पेपर था, उस पर कोई स्टैंप नहीं लगानी, कुछ नहीं करना, बस आपको जिसको भी आपको लगता है कि हाँ आप इसको वोट कास्ट करना चाहते हो उसके बॉक्स में वो अपना जो पेपर है वो डाल दीजिए, आपका वोट उस बंदे को चला जाएगा। फर्स्ट 2 इलेक्शंस के बाद मगर हम बैलेट पेपर्स पे स्विच कर दिए और फिर 1990 के बाद ईवीएम का यूज था वो स्टार्ट हो गया और बाय 2004 एंटायर कंट्री में ईवीएम से ही वोटिंग होने लगी। और इवन आजकल तो वीवीपैट भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ज़्यादा कंफर्मिटी रखने के लिए कि हाँ आप जिसको वोट कास्ट कर रहे हो उसको वो पर्सन को वोट जा भी रहा है या नहीं। तो ये हमने थोड़ा सा हटके हमने डिस्कस कर लिया किस हिसाब से वोटिंग हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर रहे थे कि इंडिया के केस में किस हिसाब से पॉवर्टी थी और पॉवर्टी के बावजूद हम लोगों ने जो डेमोक्रेसी थी, पॉवर्टी और इलिटरेसी के बावजूद हमने डेमोक्रेसी का टेस्ट किया था। फिर यहाँ लिखा जाता है कि एक ब्रिटिश मेंबर था जो इंडियन सिविल सर्विसेज का, उन्होंने एक सेंटेंस कहा था, अ फ्यूचर एंड मोर एनलाइटेड एज विल व्यू दिस एस्टोनिशमेंट एंड एब्सर्ड फार्स ऑफ रिकॉर्डिंग वोट्स ऑफ मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल। क्योंकि इसको बहुत डेरोगेटिव देखा जा रहा था कि हाँ इलिटरेट लोग कैसे चुन सकते हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। बट आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हम इंडिया के केस में बात करें तो इंडिया के केस में अगर हम पीएम की बात कर रहे हैं तो पीएम के लिए कोई एजुकेशनल क्राइटेरिया नहीं है। तो ये भी दिखाता है, क्योंकि देखिए एजुकेशन सब कुछ नहीं होती, लिटरेसी ही सब कुछ नहीं होती है। अगर हम बात करें तो अकबर एक रूलर था जिसको द अकबर द ग्रेट कहा जाता है, पर वो इलिटरेट था, पर वो बहुत अच्छा रूलर था। हैदर अली की बात की जाती है तो हैदर अली के केस में भी हैदर अली इलिटरेट था मगर वो बहुत अच्छा रूलर था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन से ही आप ये डिसाइड कर सकोगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। इसके लिए बहुत सारी अलग चीज़ें चाहिए होती है जिसे कि इंटेलेक्चुअल माइंड बोला जाता है। तो ठीक है, बहुत इसको डेरोगेटिवली देखा गया था कि हाँ इलिटरेट लोग किस हिसाब से वोट करके अपने लिए अच्छा एक रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। और उन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए कुछ और भी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि हमने देखा कि कितना प्रॉब्लमेटिक था इलेक्शन हेल्ड करना इंडिया के केस में। तो इंडिया के केस में 2 बार जो इलेक्शंस थे उन्हें पोस्टपोन करना पड़ा और फाइनली इलेक्शंस हेल्ड हुए फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू फेब 1952। काफ़ी लंबा प्रोसेस था। और इवन मोस्टली जो इलेक्शन हुए थे ना, ज़्यादा जो लोगों ने कास्ट किया था वोट, वो कब हुए थे? जनवरी 1952। इस वजह से नॉर्मली ऐसा भी बोल दिया जाता है कई बार कि जो इलेक्शंस हुए थे वो 1952 में हुए थे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने जो वोटिंग किया था वो 1952 में किया था। और इट टुक 6 मंथ, बहुत लंबा टाइम था, 6 मंथ फॉर कैंपेनिंग, पोलिंग एंड काउंटिंग टू बी कम्प्लीटेड। और उसके बाद जो भी रिजल्ट आए थे हर किसी ने बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया था। ऐसा नहीं था कि जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि ऐसा बोल दिया जाता है कि ईवीएम में प्रॉब्लम है या कुछ भी और एलिगेशन लगा दिए जाते हैं। तो इवन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। इंडियाज जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 बिकेम लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि देखिए इतने बड़े स्केल में और इतने डाइवर्स कंट्री, पुअर कंट्री, इलिटरेट कंट्री में इतना अच्छे से इलेक्शन हेल्ड हो जाएंगे किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और फिर ऐसा देखा जाता है कि कांग्रेस की डोमिनेशन रही थी फर्स्ट 3 इलेक्शंस में, बट उसके बाद वो डोमिनेशन खत्म होनी शुरू हो गई थी। उसके बहुत सारे कारण थे, जैसे कि हम बात कर लेंगे चाइना का जो वॉर हुआ था, ठीक है, उसके बाद नेहरू की डेथ हो गई थी, फिर पाकिस्तान का वॉर हुआ था और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, जिसके कारण जो कांग्रेस का डोमिनेशन था वो एंड हो गया था आफ्टर 3rd इलेक्शन।
हमें पता है 1967 में इवन जो इलेक्शन हेल्ड हुआ था ना, उसमें जो कांग्रेस थी उसकी जो डोमिनेशन थी वो एक तरह से खत्म ही हो गई थी। खत्म इन द सेंस, ठीक है वो लोकसभा में अपनी गवर्नमेंट थी वो बना तो पाई थी, मगर उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स में बहुत बुरी हालत हो गई थी, कोलिशन स्टार्ट हो गया था। ये ऑल्दो हम आगे अपने जो चैप्टर्स है उनमें इंक्लूड करेंगे, पर अभी एक जनरल व्यू दिया जा रहा है कि हाँ कांग्रेस की डोमिनेशन थर्ड जनरल इलेक्शन के बाद खत्म इन द सेंस कम होनी शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे चाइना का जो वॉर था, नेहरू की डेथ हो गई थी, पाकिस्तान के साथ वॉर था, फिर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी, मतलब थर्ड सक्सेसिव पीएम आया था इंदिरा गांधी, तो बहुत सारी चीज़ें थी। और देखिए कांग्रेस की जो डोमिनेशन थी उसका क्या कारण था? क्यों? क्योंकि उसने इनहेरिटेड लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट एंड हैड प्रेजेंस इन ऑल ओवर द कंट्री। क्योंकि देखिए नेशनल मूवमेंट के टाइम कांग्रेस पार्टी थी, तो इस वजह से नेशनल मूवमेंट मतलब जो कांग्रेस पार्टी थी उसको लगभग ऑल ओवर द कंट्री उसकी प्रेजेंस थी। तो ये जो था ये एडवांटेज के फॉर्म में वर्क करता था कांग्रेस पार्टी के लिए। तो इसीलिए देखा जाता है कि जब इलेक्शंस हुए थे ना, तो 489 सीट्स में से 364 सीट्स जो थी वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की थी। जो सेकंड पार्टी थी, मतलब कांग्रेस के बाद जो सेकंड फॉलोवर था वो कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी विद 16 सीट्स। और एक और चीज़ यहाँ मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये जो इलेक्शन था वो सिर्फ लोकसभा के लिए था, ये साइमल्टेनियस इलेक्शन था, मतलब स्टेट और सेंटर दोनों के लिए इकट्ठा इलेक्शन था, जो कि आजकल पीएम मोदी प्रमोट भी करते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए। तो ये जो शुरू के इलेक्शन थे ये सेंटर और स्टेट के इकट्ठे ही हुआ करते थे। अगर हम ये मैप पे देखें तो आप ये देख सकते हैं, ये जो येलो कलर में स्टेट्स है ना, ये वो स्टेट्स है जहाँ पे कांग्रेस का डोमिनेशन था फ्रॉम 1952 टू 1967। क्योंकि मैंने बात करी 1967 के बाद जो कांग्रेस की डोमिनेशन थी वो खत्म होनी शुरू हो गई थी। फिर बात आती है साइमल्टेनियस स्टेट एंड सेंट्रल इलेक्शन, जो अभी हमने बात कर ली। कांग्रेस वॉन मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट ट्रेवनकोर कोचीन, मतलब जो केरला का पार्ट था वहाँ पे कांग्रेस की इतनी अच्छी मेजॉरिटी नहीं आई, मद्रास और उड़ीसा में, जबकि बाकी जगह पे कांग्रेस की पूरी मेजॉरिटी थी। और इवन इन 3 स्टेट्स में भी जो कांग्रेस थी वो फाइनली गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गई थी। कांग्रेस की डोमिनेशन कंटिन्यू रही सेकंड और थर्ड इलेक्शन में, जो कि 1957 और 62 में, क्योंकि देखिए 5 साल के बाद ही तो इलेक्शन होता है, बट नॉट इन केस ऑफ ऑल स्टेट असेंबली, स्पेशली केरला। क्यों? क्योंकि केरला में कम्युनिस्ट पार्टी अराइज हो गई थी। एक्सटेंट ऑफ विक्ट्री ऑफ कांग्रेस वॉज बूस्टेड बाय आवर इलेक्टोरल सिस्टम। देखिए कांग्रेस की जो डोमिनेशन थी ना उसमें हमारे इलेक्टोरल सिस्टम जो है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमें पता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको जैसे सपोज इलेक्ट होने के लिए मोर देन 50% आपको वोटिंग चाहिए। अगर सपोज 4 कैंडिडेट हैं और उन 4 कैंडिडेट में आपके उन बाकी तीनों से ज़्यादा जो वोटिंग है वो हुई है आपके लिए, बेशक 1% सपोज कीजिए कहीं पे भी 100% वोटिंग हुई, ठीक है, 10% इसको मिले, ठीक है, 30% इसको मिले, 30 इसको मिले, और सपोज 32 इसको मिले और इसको मिले 28, ठीक है। तो इस केस में इस कैंडिडेट में और इसमें ज़्यादा फर्क तो नहीं है, बट सिर्फ 2% का फर्क है, फिर भी विनर कौन होगा? ये कैंडिडेट। तो ये हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। इसमें क्या रहता है कि आपको बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा लाने पड़ते हैं सिर्फ वोटिंग, तो आप विनर होते हो। तो वही इस प्रोसेस के कारण ही जो कांग्रेस थी उसकी डोमिनेशन बनी रही। क्योंकि आप देखिए जो कांग्रेस थी उसने 3 आउट ऑफ एवरी 4 सीट उसने विन की थी, मगर उसकी जो परसेंटेज थी ना वोटिंग की वो हाफ भी नहीं थी, मतलब 50% पॉपुलेशन ने भी कांग्रेस के लिए वोट नहीं किया था, जबकि उसकी इतनी ज़्यादा मेजोरिटी आ गई थी। और 1952 में तो 45% रही थी लोगों की वोटिंग, मगर उसके बाद सीट्स कितनी आई थी? 75%। तो ये हमें दिखाता है कि इसमें देखिए कांग्रेस की डोमिनेशन में एक हमने जो कंसेप्ट डिस्कस किया लेगेसी थी जो फ्रीडम मूवमेंट की, उसके कारण भी हुआ। सेकंड हमने क्या डिस्कस किया? ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है इसके कारण हुआ, ठीक है। देखिए हमने क्या बात करी थी कि जो कांग्रेस जो केरला था उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का रूल हुआ था। तो जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी केरला में उसको कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस पार्टी जो कि सेंटर में थी उसने उसे डिसमिस किया था अंडर आर्टिकल 356, मतलब प्रेसिडेंट रूल एस्टेब्लिश कर दिया था।
जो ये बहुत कंट्रोवर्शियल था और ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट इंस्टेंस था मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर, क्योंकि हमें पता है कि जो सेंटर है, ऐसा माना जाता है ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है कि सेंटर क्या करती है अपनी पावर दिखाने के लिए ना, जब उसको लगता है कि वो पॉलिटिकल इक्वेशंस अपने फेवर में कर सकती है ऐसा करके, तो वो क्या करती है प्रेसिडेंट रूल बना देती है। तो वो जो फर्स्ट ऐसा इंस्टेंस आया था ना वो 1959 में आया था केरला के केस में। ऑल्दो वन पार्टी डोमिनेशन इज नॉट एक्सक्लूसिव टू इंडिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के केस में ही वन पार्टी रूल था, और भी जगह पे होता है, मगर स्पेशलिटी क्या थी कि इंडिया ऐसी इकलौती डेमोक्रेसी थी जिसमें वन पार्टी डोमिनेशन एग्जिस्ट करता था। क्योंकि अगर हम चाइना और क्यूबा की बात करें है तो वहाँ पे भी सिंगल पार्टी रूल, मगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा प्रोवाइड करता है कि वहाँ पे वन पार्टी रूल रहेगा, एक ही पार्टी का डोमिनेशन रहेगा, वो डेमोक्रेसी नहीं है। वहीं अगर म्यांमार और इजिप्ट की बात करें वहाँ पे मिलिट्री मेयर्स या लीगल मेयर्स है, जिसके कारण वहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि वन पार्टी रूल है। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी है तो ऐसे डेमोक्रेसी है उसके बावजूद वहाँ पे वन पार्टी रूल है। तो ये एक स्पेक्टेकुलर फीचर था इंडिया के केस में, एक इंडिया डेमोक्रेसी तो था मगर फिर भी वन पार्टी ही डोमिनेट कर रही थी। उसके लिए एक रीज़न हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, क्या था रीज़न फॉर लीगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। कांग्रेस इवॉल्व फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1885, जबकि वो प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती थी और इवेंचुअली वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, मास पॉलिटिकल पार्टी। और जी जो ये मास पॉलिटिकल पार्टी थी इवन उसमें भी क्या था, पहले क्या था इंग्लिश स्पीकर, अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास, मतलब क्या था इसके जो मेंबर्स थे ना वो नॉर्मली इलीट क्लास आप मान सकते हो। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, पढ़े लिखे लोग थे, अपर कास्ट के होते थे या अपर मिडिल क्लास के होते थे, तो उनमें वो लोग जो थे वो कांग्रेस के पार्ट बनते थे। पर क्या हुआ जब इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तब क्या हुआ था, कांग्रेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था उसमें क्या रहा था, सोशल कोलिशन, मतलब उसमें हर एक वर्ग का पर्सन जो था वो इन्वॉल्व होना शुरू हो गया था, हर क्लास का, हर कास्ट का पर्सन हमें उसमें मिलता था, वो रेनबो की तरह हो गया था। रेनबो इन द सेंस, रेनबो जिसके ही बहुत सारे कलर्स होते हैं, वैसे ही जो कांग्रेस थी ना बहुत सारी कम्युनिटीज इंक्लूड होने लग गई थी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इट अकोमोडेटेड रेवोल्यूशनरी एंड पैसिफिस्ट, कंजर्वेटिव एंड रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट एंड राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। ये जो चीज़ें थी ना जो हमने बात करी कि कोलिशन रेनबो की तरफ वर्क करने लग गई थी, मतलब उसमें सारे क्लास कास्ट सब लोग एग्जिस्ट करते थे, तो इसकी वजह से क्या हो गया था कि जो कांग्रेस थी ना वो बहुत अकोमोडेटिव बन गई थी एज अ पार्टी। उसमें रेवोल्यूशनरी, जिसके थॉट्स रेवोल्यूशनरी होते हैं, जो पैसिफिस्ट है, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, कंजर्वेटिव और रेडिकल। देखिए ये सारे ऑपोजिट होते हैं, कंजर्वेटिव बिल्कुल अलग होते हैं, रेडिकल उसको टोटली ऑपोजिट होता है, एक्सट्रीमिस्ट अलग होते हैं, मॉडरेट अलग होते हैं। राइट, लेफ्ट एंड सेंटर, राइट लेफ्ट एंड सेंटर में क्या रहता है, देखिए ये आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। राइट में क्या रहता है, राइट में वो लोग होते हैं जो कैपिटलिस्ट फॉर्म में आप मान लीजिए जिनकी आइडियोलॉजी रहती है, जो ये कहते हैं कि जो मार्केट है उसे फ्रीली मूव करने देना चाहिए, कैपिटलिस्ट के फेवर की बात करते हैं। और जो लेफ्ट में होते हैं वो प्रो पुअर होते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो ये होती है कि जो लोग हैं, जो गरीब है, जो अंडर प्रिविलेज हैं, उनके लिए वर्क करना चाहिए। जो सेंटर होता है ना वो एस्टेब्लिश करता है बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। यही ठीक है, आप मार्केट को फ्रीली भी वर्क करने दें मगर फिर भी आप इस हिसाब से वर्क करें कि जो लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज है, उनके लिए भी आप काम कर सकें। तो सेंटर एक तरह से बैलेंस एस्टेब्लिश करता है लेफ्ट और राइट विंग के बीच में। तो ये सारे के सारे प्रेजेंट थे कांग्रेस के केस में। तो आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस एक अलग पार्ट, मतलब कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को बिलोंग करती थी, उसमें हर आइडियोलॉजी अकोमोडेटिव थी। द कोलिशन लाइक कैरेक्टर ऑफ कांग्रेस गिव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ। Compromise and inclusiveness are hallmarks of coalition. Thus anything that opposition want find the place in program. एक ही देखिए अभी हमने बात किया ना कि हर तरह की आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती थी कांग्रेस के केस में, तो क्या रहता था, अब देखिए सबको मिलजुल के इकट्ठा चलना है तो इस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ तो करेंगे और इंक्लूसिवनेस भी होगी। कुछ चीज़ें वो अपनी छोड़ देंगे, मतलब अपने कुछ प्रोविजंस, जो सपोज कीजिए उन्होंने कोई बिल बनाया उसमें उन्हें एक पर्सन बोलता है नहीं इसमें ये चीज़ गलत है, तो उस पर डिबेट्स होती थी। वो डिबेट्स के अकॉर्डिंगली जो मेजॉरिटी का डिसीजन होता था उसके हिसाब से जो पूरी पार्टी थी वो वर्क करती थी।
तो इस वजह से ये देखा जाता था बहुत बार कि जो ऑपोजिशन अगर कुछ डिमांड कर रही है, जो जेन्युइन डिमांड है, तो वो फुलफिल भी कर दी जाती थी और जो भी प्रोग्राम या जो भी बिल वगैरह होता है तो उसमें उन प्रोविजंस को इंक्लूड कर लिया जाता था। तो ये जो कोलिशन नेचर था कांग्रेस का टॉलरेटेड एंड इन फैक्ट एनकरेज वेरियस फैक्शंस इंस्टेड ऑफ बीइंग वीकनेस, इंटरनल फैक्शनलिज्म बिकेम स्ट्रेंथ। एक ही, अब देखिए अलग अलग आइडियोलॉजी से लोग थे तो नेचुरली वो अलग अलग तरह के थॉट्स रखेंगे, अलग अलग तरह के थॉट्स रखेंगे तो जब डिबेट्स होंगी वो और भी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स होंगी। तो ये जो डिबेट्स हैं जो कंस्ट्रक्टिव हैं वो क्या करेंगे, जो बिल या जो उसकी आउटकम होगी ना वो बहुत ज़्यादा हम बोल लेंगे प्रभावशाली होगी, वो हर किसी को अच्छे से समझ सकेंगी, हर किसी वर्ग के लिए अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये वीकनेस नहीं थी, ये एक तरह से स्ट्रॉन्गनेस थी कांग्रेस पार्टी की, कि उसके में क्या रहता था, हर कोई डिबेट कर पाता था, तो जो रिजल्टेंट बिल था वो हमेशा बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव रहता था। Since there was room within party for various factions to fight, thus they remained in Congress rather than to go out to form new party. क्योंकि डिफरेंट आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती थी विद इन कांग्रेस, तो इसलिए वो अलग होके नहीं जाते थे क्योंकि उनकी बात तो वहाँ सुनी जा रही थी, अगर नहीं सुनेगी तो वो अलग से पार्टी बनाएंगे। तो इस वजह से जो कांग्रेस थी ना वो रेनबो की तरह वर्क करती थी। दिस इवन प्रूव कांग्रेस टू बी ग्रेट सेंट्रलिस्ट पार्टी। सेंट्रिस्ट क्यों, हमने क्या बात करी थी कि जो लेफ्ट और राइट के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करता है वो सेंट्रिस्ट होता है। तो हम लोगों ने जितने भी ग्रुप्स की बात की थी, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेस्ट, ठीक है, तो वो सारे ग्रुप्स के बीच में जो बैलेंस इस्टेब्लिश कर रहा था वो कौन कर रहा था, कांग्रेस। तो इसलिए कांग्रेस क्या थी, सेंट्रिस्ट पार्टी। दिस पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन टुक प्लेस विद इन कांग्रेस। ऐसा नहीं था कि तब अगर एक ही पार्टी रूल करे, क्योंकि हमने क्या बोला कांग्रेस का डोमिनेशन था, पर ये कांग्रेस का डोमिनेशन ये नहीं दिखाता कि एक ही पार्टी का मतलब एक ही आइडियोलॉजी का डोमिनेशन था। डिफरेंट आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट करती थी विद इन कांग्रेस। तो क्या रहा था कि ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन हो रहा था ना, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल कंपटीशन क्या होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन होता है ऑन बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। तो ये जो आइडियोलॉजी थी, डिफरेंट आइडियोलॉजी के बीच में जो कंपटीशन था वो विद इन कांग्रेस तो हो ही रहा था। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं था मगर वो विद इन वन पार्टी था, इसी वजह से वन पार्टी का डोमिनेशन था। दस इन फर्स्ट डिकेड ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन कांग्रेस एक्टेड बोथ एज रूलिंग पार्टी एज वेल एज ऑपोजिशन। क्योंकि देखिए उसमें डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग थे तो वो खुद ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते थे। तो एक ऑपोजिशन का क्या काम होता है, कॉन्ट्राडिक्ट करना, ठीक है, जो चीज़ें हैं उसे हर तरह से एनालाइज करना। क्योंकि अगर सपोज जो भी गवर्नमेंट है वो एक बिल लाती है तो उसे हर एंगल से एनालाइज होना ज़रूरी है। तो वो हर एंगल से एनालाइज कैसे होगा, एक ही अगर ऑपोजिशन कंस्ट्रक्टिवली उसकी डिबेट में पार्टिसिपेट करेगी, जो कि कांग्रेस के केस में ज़रूर हो रहा था। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कांग्रेस रूलिंग पार्टी के हिसाब से भी वर्क करती थी और ऑपोजिशन के हिसाब से भी वर्क करती थी। तो हम क्या मान सकते हैं कि ठीक है, चाहे वो जो इरा था वन पार्टी डोमिनेशन का इरा था, वी एग्री, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता था या हमारी डेमोक्रेसी कंस्ट्रक्टिवली वर्क नहीं कर रही थी। डेमोक्रेसी वर्क कर रही थी, कंस्ट्रक्टिवली ही वर्क कर रही थी। पर क्या रहा था, एक ही उस डेमोक्रेसी में ऐसा दिखाई दे रहा था बाहर से कि एक पार्टी है, पर अंदर उस एक पार्टी के अंदर बहुत सारी अलग अलग पार्टीज एग्जिस्ट करती थी। मगर क्या हुआ, विद टाइम जो ऑपोजिशन पार्टीज अराइज होनी शुरू हुई थी, उसका कारण क्या था, अब जैसे जैसे जो कांग्रेस पार्टी थी वो बढ़ती गई तो क्या रहा, उनमें जो कंपटीशन की जो भावना थी वो कम होती रही। तो नेचुरली अगर सपोज हमने पीछे क्या बात करी कि अगर सपोज जो पर्सन है जो डिफरेंट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, अगर उनकी बात सुनी जाएगी, उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा तो वो इधर उधर नहीं जाएंगे। बट अगर उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होगा, अगर उनकी बात उन्हें लग रहा है सुनी नहीं जा रही, तो नेचुरली वो जाके अलग से पार्टी बनाएंगे। तो धीरे धीरे ऑपोजिशन पार्टीज अराइज होनी शुरू हुई। पर उससे पहले देख लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन पार्टी सडनली बाद में अराइज या वो एग्जिस्ट तो पहले भी करती थी, इवन 1952 में भी, बट सिर्फ उनकी टोकन रिप्रेजेंटेशन थी, मतलब इतना ज़्यादा उनका योगदान नहीं रहता था। अभी हमने क्या बात करी थी कि जब इलेक्शंस हुए थे 1952 में, तो उसमें जो सेकंड पार्टी थी, जो कांग्रेस के बाद सेकंड पार्टी थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, मगर उसकी कितनी सीट्स थी, सिर्फ 16। तो सिर्फ ये टोकन रिप्रेजेंटेशन था। मगर उससे अच्छी बात यह है, इवन टोकन रिप्रेजेंटेशन के बाद भी उनकी बात सुनी जाती थी। पर उसके बाद भी दे केप्ट रूलिंग पार्टी अंडर चेक एंड ऑफन चेंज्ड बैलेंस ऑफ पावर विद इन कांग्रेस।
In early years there was lot of mutual respect between leaders of Congress and those of opposition. क्योंकि देखिए आजकल ऐसा माना जाता है कि जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं या पॉलिटिकल जो रिस्पेक्ट है वो काफ़ी कम हो चुकी है. आजकल कोई भी कुछ भी बोलते समय सोचता नहीं है, मगर पहले क्या रहता था, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली देखा जाता था एक दूसरे को. जिसकी एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हैं कि जब इंटरिम गवर्नमेंट थी तो उसमें ऑपोजिशन लीडर जैसे B.R. अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो भी कैबिनेट के मेंबर बने थे. तो ये क्या दिखाता है, अकोमोडेटिवनेस दिखा रहा है कांग्रेस पार्टी की. एज द एबिलिटी ऑफ कांग्रेस टू अकोमोडेट all interest and all aspirant for political parties steadily declined, other political parties started gaining greater significance, जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिया. अब हम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज डिस्कस कर लेते हैं ऑपोजिशन की. सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी. देखिए सोशलिस्ट पार्टी वो होती है जो कि प्रो पुअर होती है, जो पुअर्स के फेवर की बात करती है. उनका मानना ये होता है सोशलिस्ट एजेंडा पे चलना चाहिए. सोशलिस्ट एजेंडा क्या है कि जो लोग हैं, मतलब जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके फेवर में वर्क होना चाहिए और उनको हक मिलने चाहिए ताकि वो इवॉल्व हो सके. सोशलिस्ट एजेंडा में हम ये भी मानते हैं कि वो उनका मानना ये रहता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें गवर्नमेंट अपने अंडर ले और उनको इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करे. सोशलिज्म एक अलग आइडियोलॉजी है जिसे हम अलग से डिस्कस भी करेंगे अपने डिस्कशंस में. तो सोशलिस्ट पार्टी थी, पहले तो वो कांग्रेस के अंदर ही एग्जिस्ट करती थी 1934 में. बट फिर क्या हुआ था, 1948 में कांग्रेस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया था. देखिए हर पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, और उसमें क्या कहा था कि ड्यूल पार्टी मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए. इस वजह से, इस प्रोविजन की वजह से सोशलिस्ट पार्टी अलग से एग्जिस्ट करी 1948 में. फिर सेकंड क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि 1922 में इवन एमर्ज होनी शुरू हुई थी. बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया में जो हुआ था उनसे एस्पिरेशन लेके. ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन क्या था ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा. पर अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन के हिसाब से उसने इंस्पिरेशन लिया था और वो एग्जिस्ट करनी शुरू हुई थी. 1935 से जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर ही वर्क करती थी, पर 1941 से वो सेपरेट हो गई थी. क्यों? क्योंकि जो CPI मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो ब्रिटिश की हेल्प करेंगे अगेंस्ट नाजी या नाजीज्म जो था वो जर्मनी के केस में था. जर्मनी के केस में जैसे जो आप लोगों ने वो तो सुना ही होगा हिटलर के बारे में, तो वो जो था ना, जो हिटलर का रूल था वो नाजीज्म के द्वारा प्रभावित था. ठीक है, तो नाजीज्म या नाजी अगेंस्ट नाजी मतलब अगेंस्ट हिटलर. जो CPI था मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उसने ये डिसाइड किया था कि वो हिटलर के अगेंस्ट में जो ब्रिटिश की हेल्प करेंगे. तो इस वजह से जो बाद में उस वजह से क्या हुआ था, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो कांग्रेस से अलग हो गई थी 1941 में. और फिर क्या करा था, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इन्होंने इवन जो वायलेंट अपराइजिंग थी तेलंगाना में उसको एनकरेज किया था. मगर क्या हुआ था, इन्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया. तो फिर एट द एंड 1951 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने वायलेंट रेवोल्यूशन को अबेंडन किया कि हम वायलेंट रेवोल्यूशन आज के बाद नहीं करेंगे, और उन्होंने जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जिसमें कि हमें पता है कि उनकी 16 सीट्स भी आई थी. पर इससे पहले हमने ये नहीं डिस्कस किया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का क्या मोटो रहता है. जो कम्युनिस्ट होते हैं उनके बारे में सबको पता है, मार्क्सिस्ट होते हैं नॉर्मली. तो ये जो कम्युनिस्ट होते हैं इनका ये मानना होता है कि जो कैपिटलिस्ट है ना वो इनके लिए दुश्मन होते हैं. ये कैपिटलिस्ट क्लास जो होती है उनके अगेंस्ट रेवोल्यूशन करने में विश्वास रखते हैं. जो मार्क्सिज्म है वो यही बोलता है जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसके अगेंस्ट लेबर क्लास को रेवोल्यूशन करना चाहिए, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अपने अंडर ले लेने चाहिए. तो ठीक है, उसके बाद बात आती है भारतीय जनसंघ. भारतीय जनसंघ जो था ये 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा फॉर्म किया गया था, और इसका जो लिनेज है वो ट्रेस किया जाता है RSS से और हिंदू महासभा से. इसकी आइडियोलॉजी बाकियों से अलग किस हिसाब से थी, इनका मानना था अखंड भारत में. ये मानते थे कि 1 कंट्री 1 कल्चर 1 नेशन, ये अखंड भारत की आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे. और इनका मानना ये था कि इंग्लिश की जगह हमें हिंदी यूज करनी चाहिए. ठीक है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है भारतीय जनसंघ, तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि हिंदी से कितने ज्यादा प्रभावित थे. फिर थर्ड क्या है, अपोज टू ग्रांटिंग कंसेशन टू रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज. और पार्टी के जो लीडर्स थे उनमें नाम आता है मेन लीडर्स में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बालराज माधोक.
और बीजेपी की जो रूट्स है वो भी यहाँ से ही ट्रेस की जाती है। आपने सुना देखा भी होगा कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे कितनी सारी जो स्कीम्स है वो बनाई जाती है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो जो प्रो पुअर वर्क करते थे, मतलब उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो प्रो पुअर ज़्यादा थी, इसी वजह से। तो ये हमने डिस्कस करी कुछ ऑपोजिशन पार्टीज। अब उसके बाद लास्ट में देख लेते हैं, हमने सबसे पहले देखा फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस हिसाब से वर्क करा इंडिया के केस में, कांग्रेस पार्टी की डोमिनेशन कैसे थर्ड सक्सेसिव जो वो रही थी इलेक्शंस रही थी उसमें वो किस हिसाब से डोमिनेशन कंटिन्यू रही, और थर्ड और लास्ट में हमने देखा इमरजेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज, उसमें हमने कुछ ऑपोजिशन पार्टीज को भी डिस्कस किया। तो इसके साथ ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।